गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और मैं रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है उसकी ओर से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 9 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने दूसरा अध्याय है वो हमारा शुरू हो चुका है। जैसा कि बच्चों आपको पता है इस बार हमारा जो सिलेबस है वो बदल चुका है। सामाजिक में 4 बुक्स आ चुकी है, इतिहास, अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति और भूगोल। हमने इतिहास को सबसे पहले पढ़ने के लिए चुना है। हमारा जो इतिहास का दूसरा अध्याय है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आज हम देखेंगे कि रूस में जो 1917 की क्रांति हुई, फरवरी मार्च की क्रांति और अक्टूबर नवंबर की क्रांति। फरवरी मार्च की क्रांति के द्वारा रूस में जार-शाही का अंत हुआ, जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हुआ और अक्टूबर नवंबर की क्रांति के द्वारा 1917 में रूस में साम्यवादियों या बोल्शेविक पार्टी की सत्ता है वो स्थापित हुई, जिसका प्रमुख नेता लेनिन था। इससे पहले हम 1917 से पहले 19 या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की वो कौन कौन सी दशाएं थी, आर्थिक दशाएं थी, जिसके कारण रूस में क्रांति का वातावरण तैयार हुआ, रूस में समाजवादी क्रांति है वो प्रारंभ हुई। ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे मजदूरों की, किसानों की दशा कैसी थी जिसके कारण है वो रूस का समाज है, वो रूसी समाज है वो इतना आक्रोशित था कि उन्होंने समाजवादियों की सरकार को 1917 में स्थापित किया। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 1870 तक यूरोप में जो समाजवाद था वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। यूरोप में जो समाजवाद है उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। यूरोप में समाजवाद है उसका तेजी से प्रसार हो रहा था। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया था। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। अपने प्रयासों को कार्य रूप में लाने के लिए जो समाजवादी थे उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से, समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। अपने प्रयासों को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो समाजवादी थे उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी स्थापना कर ली थी। लेकिन कई यूरोपीय देशों में समाजवादी विचार है वो लोकप्रिय तो हो रहे थे, लेकिन समाजवादी सत्ता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। समाजवादी किसी भी देश में, किसी भी यूरोपीय देश में 19वीं शताब्दी के अंत तक किसी भी यूरोपीय देश में कोई समाजवादी सरकार का गठन नहीं हुआ था। समाजवादी विचार लोकप्रिय जरूर हुए थे, समाजवाद का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन किसी भी देश में, किसी भी यूरोपीय देश में समाजवादियों के हाथों में सत्ता नहीं लगी। समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं रहे थे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, जहां पर समाजवादी विचारधारा के आधार पर दलों का गठन हुआ, ये दल लोकप्रिय भी हुए, उन्हें जन समर्थन भी मिला, लेकिन इनके पास इतना बहुमत नहीं था कि वे सरकार का निर्माण कर सके या वो सरकार निर्मित कर सके। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। संकट के समय सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए थे, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट या बेरोजगारी के समय अपने सदस्यों की मदद करना था। और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जो श्रमिकों के जो संगठन थे उन्होंने काम के घंटों में कमी की मांग की थी। वो चाहते थे कि काम के घंटे कम किए जाएं, मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जाए, मजदूरों की आर्थिक स्थिति है उसे बेहतर किया जाए। तो इस प्रकार जो मजदूरों की मांग थी, इसी आधार पर अनेक समाजवादी संगठन बने थे। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के, जो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इस संगठन के साथ या इस दल के साथ समाजवादी गहरे रूप से जुड़े हुए थे। और जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आने के लिए उन्होंने गहरे रूप से
समाजवादियों ने इसकी मदद भी की थी। समाजवादियों ने जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का निर्माण किया था। लेबर पार्टी आज इंग्लैंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। 1905 में समाजवादियों ने और मजदूरों ने या ब्रिटेन में जो समाजवादी थे या ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों थे, उन्होंने लेबर पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इंग्लैंड में समाजवादी और जो इसके अलावा ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी थे, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए जो संगठन के लोग थे, उन्होंने मिलकर 1905 में लेबर पार्टी का गठन किया। लेबर पार्टी है वो ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुई और उन्होंने कई बार सत्ता हासिल भी की थी 20वीं शताब्दी में। लेकिन 19वीं शताब्दी तक, जब तक रूस की क्रांति नहीं हुई थी, तब तक लेबर पार्टी है वो लोकप्रिय नहीं हुई थी। जब तक किसी भी यूरोपीय देश में कोई समाजवादी सरकार है उसका गठन नहीं हुआ था। रूसी क्रांति से पहले किसी भी देश में, किसी भी यूरोपीय देश में समाजवादी सरकार का निर्माण नहीं हुआ था। समाजवादी थे वो, उन्होंने दल बनाए, अपने संगठन बनाए, उन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने संगठन का भी निर्माण किया। लेकिन किसी भी यूरोपीय देश में वे अपनी सरकार बनाने में असफल रहे थे। इसी प्रकार फ्रांस में भी हम देखते हैं सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 तक यूरोप के कहीं भी समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहे। कहीं भी समाजवादी थे वो सरकार नहीं बना पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। संसदीय राजनीति में विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस में उनके प्रतिनिधि बड़ी मात्रा में जीतते रहे। समाजवादियों को जनता का समर्थन भी मिला, लेकिन समाजवादी कहीं भी किसी भी यूरोपीय देश में अभी तक सरकार बनाने में सफल नहीं रहे थे। समाजवादियों के पास इतना बहुमत नहीं था कि वो किसी भी देश में सरकार बना सके या किसी भी देश में वो सरकार का निर्माण कर सके। तो समाजवादी है उनको जनता का समर्थन मिला, लेकिन 1914 तक किसी भी देश में समाजवादी है वो अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं रहे थे। किसी भी देश में समाजवादियों ने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त नहीं की थी। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीत रहे। उन्होंने कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरकारों में अब भी रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादियों, लेकिन सरकारों में अभी भी यूरोपीय देशों में अभी भी 1914 तक समाजवादी उन्होंने दल बनाए, संगठन बनाए, विरोध किया, प्रदर्शन किए, हड़ताल की, लेकिन कहीं समाजवादी वो सत्ता प्राप्त करने में सफल नहीं रहे। सरकार बनाने में अभी भी रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल इन दलों को ही सफलता मिली थी। इन दलों ने ही सरकार बनाई थी। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया भी था कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, इनके विचारों से रूस के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। 1905 के बाद में या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूसी जनता तेजी से समाजवादी विचारों की ओर आकर्षित हो रही थी। रूस में समाजवाद का प्रचार हो रहा था। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समस्त समाज है वो पूंजीवादी समाज है। समस्त समाज में पूंजीपतियों का बाहुल्य है। दास प्रथा से लेकर सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्था, सभी में समाज में केवल दो वर्ग रहते हैं, एक पूंजीवादी वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। दोनों में संघर्ष रहता है, क्योंकि पूंजीपतियों के पास अपनी व्यक्तिगत पूंजी है। इस आधार पर वे अपने कारखाने, फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित करते हैं और मजदूरों को कम से कम वेतन देते हैं। इससे मजदूरों का शोषण होता है। काम की पारी है, उनके घंटे बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। 15 से 18 घंटे तक मजदूरों को काम करना पड़ता है, जबकि उनके वेतन बहुत कम है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो भविष्य का जो समाज होगा वो साम्यवादी समाज होगा, जिसमें न कोई दल होगा, न कोई राज्य होगा, न कोई विश्व की सरकार होगी। एक दल विहीन, राज्य विहीन समाज होगा जो साम्यवादी समाज होगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जिसके तहत यदि कोई पूंजीपति किसी वस्तु को उत्पन्न करता है तो उसमें 20 रुपये मजदूरी और 20 रुपये कच्चा माल होता है। वो वस्तु जब तैयार होती है तो 40 रुपये लागत आती है, लेकिन उस वस्तु को 100 रुपये बाजार में बेचा जाता है। यह 100 रुपये
यह जो 60 रुपये है ये मजदूरों के अतिरिक्त श्रम का परिणाम है। ये कायदे से मजदूरों के खाते में जाने चाहिए, लेकिन यह सारा का सारा पैसा है वो पूंजीपतियों के खाते में चला जाता है, जिसके द्वारा पूंजीपति के पास विशाल मात्रा में पूंजी एकत्रित होती रहती है। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस पूंजी का दुरुपयोग करता है। इसके लिए वो फैक्ट्रियां, उद्योग, कारखाने लगाता है और इसके माध्यम से वह मजदूरों का जो शोषण की प्रक्रिया है वो अनवरत जारी रहती है। मजदूरों का शोषण है वो निरंतर जारी रहता है। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने भविष्य में घोषणा की कि भविष्य में समाज का साम्यवादी समाज होगा। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीत है वो मजदूरों को मिलेगी। जो पूंजीपतियों के साथ संघर्ष होगा, क्योंकि समाज में दो ही वर्ग है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। पूंजीपतियों और मजदूरों के विरुद्ध, मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा, हथियार उठाना होंगे और हथियार के द्वारा क्रांति लानी होगी, और जिसमें पूंजीपति पराजित होंगे और मजदूरों की जीत होगी। और भविष्य का जो समाज होगा वो साम्यवादी समाज होगा, साम्यवादी व्यवस्था होगी, जिसमें राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि राज्य का निर्माण भी पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही राज्य का निर्माण किया है। तो भविष्य का जो समाज होगा वो साम्यवादी समाज होगा, जिसमें न राज्य होगा न अन्य व्यवस्था होगी। राज्य, क्योंकि राज्य है वो पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों के शोषण के लिए बनाया गया है। पूंजीपतियों ने वर्ग विभेद पैदा किया है। अतः जो भविष्य का राज्य होगा, जो भविष्य का समाज होगा वो राज्य विहीन होगा, जिसमें राज्य नाम की कोई संस्था नहीं होगी, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स है वो भविष्य में साम्यवादी समाज के जो सपना था वो देख रहे थे। इसी आधार पर, इस समाजवादी विचारधारा के आधार पर ही 1917 में रूस में क्रांति होती है, जिसके बारे में मैंने बच्चों आपको कल पढ़ाया था। तो रूस में 1917 की जो क्रांति थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। रूस यूरोप के सबसे अधिक पिछड़े हुए औद्योगिक देशों में से एक था, जहाँ की करीब 85 से 90% आबादी है वो श्रमिक, किसान, मजदूर थी, और जो खेतों पर निर्भर थी, काल कारखानों पर निर्भर थी, जिनकी आजीविका बहुत कम थी, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इनके 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए 1917 में दो प्रकार की क्रांति हुई थी। फरवरी मार्च की क्रांति, जिसके द्वारा रूस में जारशाही की समाप्ति हुई थी, और 1900 अक्टूबर और नवंबर 1917 की क्रांति के द्वारा रूस में 1917 की अक्टूबर की क्रांति के द्वारा रूस में सत्ता पर समाजवादियों या साम्यवादियों का या बोल्शेविक पार्टी की सत्ता है वो स्थापित हो गई। समाजवादी, साम्यवादी या बोल्शेविक पार्टी ने रूस में सरकार का निर्माण किया था। तो 1917 में दो क्रांतियाँ हुई थी, एक तो फरवरी मार्च की क्रांति। फरवरी मार्च की क्रांति के द्वारा रूस में जारशाही की समाप्ति हुई, रूस में जार का शासन है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और अक्टूबर नवंबर की क्रांति के द्वारा रूस पर साम्यवादियों या समाजवादियों की सत्ता है वो स्थापित हुई थी। रूसी साम्राज्य 1914 तक रूस पर, या 1917 में क्रांति से पहले रूस पर राजा का शासन था। रूस में राजा को जार कहते हैं, TSAR, इसमें टी साइलेंट होता है, जार। रूस में जार का शासन था, और जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। रूसी साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत था, विशाल था, फैला हुआ था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, उनका अधिकांश हिस्से थे वो रूसी साम्राज्य के अधीन थे, वो रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के जो मध्य एशियाई राज्य हैं, जिसमें जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये भी रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन रूसी साम्राज्य में कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इस प्रकार रूस था वो विशाल साम्राज्य था। रूस साम्राज्य में आधुनिक रूस, इसके अलावा लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, पोलैंड, बेलारूस जैसा जो पूरा रूस का जो अधिकांश क्षेत्र आता है वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। रूस पर राजा का शासन था जिसे जार कहा जाता था।
जार के शासनकाल में जनता की आर्थिक स्थिति खराब थी, मजदूरों की दशा दयनीय थी, काम के घंटे निश्चित नहीं थे, मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता था, काम के घंटे, काम की पारियां थी वो 15 घंटे तक जाती थी, जबकि सामान्य जो फैक्ट्रियाँ होती थी उसमें काम के घंटे थे 10 से 12 घंटे होते थे, जबकि रूस में जो काम के घंटे थे वो मजदूरों के लिए 15 घंटे तक निर्धारित किए गए थे। इसके कारण जो मजदूर थे उनकी आर्थिक दशा बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में क्रांति का स्वरूप कैसे विकसित हुआ, रूस में क्रांति का वातावरण कैसे विकसित हुआ। तो इसके लिए हम 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जाएंगे कि रूस में कैसे क्रांति हुई, क्रांति का वातावरण कैसे तैयार हुआ, किस प्रकार फरवरी मार्च 1917 और अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई। उससे पहले रूस का जो समाज, उसका ताना बाना, उसका स्वरूप क्या था, जिसके कारण रूस की जनता है वो क्रांति के लिए बाध्य हुई और समाजवादी या साम्यवादियों की सत्ता है वो रूस में स्थापित हुई। समाजवादी या साम्यवादी है वो रूस की सत्ता में आए थे। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी कब हो गई, 1901, 2, 3, 4, 5, इस काल में रूस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूस की आबादी का करीब करीब 85 से 90% हिस्सा था वो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था, आजीविका के लिए खेती पर निर्भर था। रूस में उद्योग बहुत कम थे, रूस में उद्योग है वो बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग या सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को रूस के प्रमुख औद्योगिक नगर थे, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ पर कल कारखाने थे, जहाँ पर मजदूरों को काम कराया जाता था। ये प्रमुख औद्योगिक इलाके थे और इन्हीं इलाकों के आसपास रूस में औद्योगिक ढांचा है वो खड़ा हुआ था। 1890 के आसपास के दशक में रूस में उद्योगों और कारखानों की स्थापना है वो शुरू हो गई थी। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हो गए थे, जबकि रूस में रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। रूस में पूरा रेल नेटवर्क था, उसे फैलाया जा रहा था। रूसी रेलवे नेटवर्क है वो संसार के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से माना जाता है। तो बहुत सारे कारखाने वो 1890 के दशक में चालू हुए थे। रूस में औद्योगिकरण की प्रक्रिया है वो 1890 के दशक में शुरू हुई थी। 1890 के दशक के आसपास रूस में औद्योगिक ढांचा है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग रूस के प्रमुख औद्योगिक नगर थे, रूस के प्रमुख औद्योगिक शहर थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। ज़्यादातर कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपदा थी। ज़्यादातर कारखानों, फैक्ट्रियों, इकाइयों, उद्योगों, कारखानों पर निजी पूंजीपतियों का आधिपत्य था, निजी पूंजीपतियों के हाथ में थे। ये मजदूरों को कम वेतन लेते थे और काम ज़्यादा लेते थे। काम की घंटे की पारियां थी वो 15 घंटे से भी ज़्यादा होती थी। काम है उनसे ज़्यादा लिया जाता था, जबकि मजदूरी कम थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था और काम की घंटे की पारी थी वो 15 घंटे तक जाती थी। 15 घंटे से भी अधिक समय तक मजदूरों से काम लिया जाता था, जो आमतौर पर 10 या 12 घंटे की पारी होती थी, लेकिन मजदूरों से 15 घंटे तक काम के लिए लिया जाता था। और ज़्यादातर उद्योगों, फैक्ट्रियों, कल कारखानों, इकाइयों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। उनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं थी। उनके पास उद्योग थे, कारखाने थे जिनमें हजारों मजदूर है वो काम करते थे, जिसके कारण उन मजदूरों की दशा है वो दयनीय थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। काम के घंटे एनईसी थे, 15 घंटे से अधिक काम लिया जाता था, जबकि आम कारखानों में 10 से 12 घंटे काम लिया जाता था। सामाजिक स्तर पर भी मजदूर बंटे हुए थे। मजदूरों के कई वर्ग थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर है वो विभाजित थे। मजदूर कई भागों में, कई वर्गों में बंटे हुए थे। कई वर्ग मजदूरों के विद्यमान थे। कुछ मजदूर अभी भी अपने मूल गांव से गहरे संबंध बनाए हुए थे। कुछ मजदूरों का जुड़ाव था वो अपने मूल गांव से था, वो अपने मूल गांव से आज भी जुड़ाव रख रहे थे। वो अपने मूल गांव से गहरे रूप से आज भी जुड़े हुए थे। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना रखे थे। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या जब भी आर्थिक संकट खड़ा हो, उस संकट का सामना कैसे किया जाए, इसको लिए लेकर मजदूरों ने अपने अपने संगठन बना रखे थे। लेकिन ऐसे संगठनों की मात्रा थी वो बहुत कम थी। सामाजिक स्तर पर बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने गांव से जुड़े हुए थे। वे बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के आधार पर काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग में एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूर को में खुद को साफ मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जो जरूरत रहती थी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए अपने अपने संगठन बना रखे थे, लेकिन ऐसे संगठनों की मात्रा है वो रूस में बहुत कम थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और समाज, मैंने आपको पॉइंटों से समझाया है। इन पॉइंटों को आपको जूम करना है, अगर समझ में नहीं आए, दिखे नहीं, तो आपको जूम करना है, लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको समझना है। धन्यवाद।